भाइयों, बधाई हो कि तुमने फिर से अभी अभी रिलीज हुई 2026 की नई डीप सी सर्वाइवल फिल्म देख ली। इस फिल्म की नायिका वर्जीनिया पहले भी थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म में शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। इस बार वह फिर इसी तरह के विषय को चुनौती दे रही है, तो चलो देखते हैं इस बार उसका प्रदर्शन कैसा रहता है। कहानी शुरू होती है 3 युवाओं की लापरवाही से। वे लोग समुद्र में जेट स्की चलाते हुए मजे कर रहे होते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें लगता है कि यह इतना रोमांचक नहीं है, इसलिए वे तुरंत किनारे से दूर गहरे समुद्र की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद समुद्र के बीचों बीच उन्हें एक एटोल लैगून दिखाई देता है। यह एक अनोखा जल क्षेत्र होता है जो कोरल रीफ से घिरा होता है और ज्यादातर समय समुद्र से पूरी तरह अलग रहता है। केवल कभी कभी ज्वार आने पर ही यह समुद्र से जुड़ता है। इसे देखकर वे लोग उत्साहित होकर वहां खेलने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि खतरा चुपचाप करीब आ चुका है। जल्द ही तेज रफ्तार जेट स्की अचानक नीचे से पलट जाती है और उनका फोन पानी में गिरकर खो जाता है। आवाज सुनकर अन्ना उठकर देखने जाती है, लेकिन अब सिर्फ एक जेट स्की दूर तैरती हुई दिखाई देती है। पानी में गिरे दोनों लोग जल्दी ही ऊपर आ जाते हैं। घबराई हुई जूली सबसे पहले एयर मैट पर चढ़ती है और फिर पूछती है कि अभी क्या हुआ। लेगो को ज्यादा सोच नहीं आती, वह बस अपनी जेट स्की के नुकसान की चिंता करता है। लेकिन जैसे ही वह वापस जाकर देखने की कोशिश करता है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वह तेजी से वापस दोनों की ओर तैरता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने वाला होता है, उसे नीचे गहराई में खींच लिया जाता है। जल्दी ही दोनों देखते हैं कि समुद्र का पानी लाल हो जाता है। भले ही उन्हें साफ नहीं दिखता कि वह क्या था, लेकिन अन्ना समझ जाती है कि उन्हें तुरंत पानी से दूर जाना होगा। थोड़ी दूर एक उभरी हुई चट्टान दिखाई देती है और वे दोनों सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं ताकि ज्यादा हलचल से उस जीव का ध्यान न जाए। लेकिन तभी वे रुक जाते हैं, क्योंकि लगभग 9 मीटर लंबी एक ऑर्का किलर व्हेल उनके नीचे से धीरे धीरे गुजरती है। उसके साथ उठती खून की लहरें उन पर छिटक जाती हैं। डर के मारे वे दोनों पूरी ताकत से चट्टान की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे चट्टान के पास पहुंचने वाले होते हैं, एयर मैट अचानक रुक जाता है और फिर किसी ताकत से वापस खींच लिया जाता है। चाहे वे कितना भी कोशिश करें, वे उसे रोक नहीं पाते और फिर वापस उसी जगह आ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि एयर मैट के पीछे एक रस्सी बंधी थी, जिससे वह व्हेल उन्हें वापस खींच रही थी। अन्ना रस्सी को पानी से बाहर निकालती है, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल सतर्क रहती है। ऑर्का की बुद्धि लगभग 15 साल के इंसान जितनी होती है। अभी जिस तरह उसने उनके साथ खेला, उससे यह साफ पता चलता है। और अन्ना एक और अजीब बात देखती है। उसकी पीठ मुड़ी हुई है, जो दर्शाता है कि वह लंबे समय तक कैद में रही है। एक्वेरियम में जगह कम होने के कारण व्हेल तेजी से तैर नहीं पाती और लगातार गोल गोल घूमती रहती है, जिससे उसकी पीठ पर दबाव पड़ता है और वह मुड़ जाती है। इसलिए ऐसा सिर्फ कैद में रहने वाली व्हेल के साथ होता है। असल में यह व्हेल अभी अभी समुद्र में छोड़ी गई थी। लंबे समय तक कैद में रहने के कारण उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई थीं, इसलिए एक्वेरियम ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। अन्ना को समझ नहीं आता कि आजाद होने के बाद भी यह व्हेल हमला क्यों कर रही है, लेकिन अभी सोचने का समय नहीं है। व्हेल उन पर साफ तौर पर हमला करना चाहती है और अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो उनका भी वही हाल होगा जो लेगो का हुआ। अन्ना कहती है कि चट्टान तक पहुंचना ही उनकी एकमात्र उम्मीद है। वह अपनी साथी को शांत करती है और सही मौके का इंतजार करती है। अचानक जूली हिम्मत करके पानी में कूद जाती है, जबकि अन्ना डर के कारण वहीं रह जाती है। इसी दौरान बैग का सामान भी गिर जाता है और सबसे जरूरी हियरिंग एड की बैटरी पानी में बहने लगती है। अन्ना उसे वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी व्हेल फिर पास आ जाती है और उसे वापस मैट पर चढ़ना पड़ता है। व्हेल उस पर हमला नहीं करती, बल्कि जूली पर ध्यान देती है, जो तेजी से चट्टान की ओर तैर रही होती है। किस्मत से जूली चट्टान तक पहुंच जाती है। खतरे को महसूस करते हुए वह किनारे की नुकीली चट्टानों की परवाह किए बिना ऊपर चढ़ जाती है। अन्ना यह देखकर थोड़ा राहत महसूस करती है, लेकिन अभी भी हिलने की हिम्मत नहीं करती। वह अपना बैग जूली की ओर फेंक देती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि रस्सी फिर से पानी में गिर गई है। जूली एक योजना बनाती है। वह पत्थर से व्हेल का ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी ताकि अन्ना तैर कर आ सके। अन्ना जैसे ही तैयार होती है, उसे पीछे से आवाज आती है। वह मुड़कर देखती है कि रस्सी खींच चुकी है। अगले ही पल एयर मैट की हवा निकल जाती है और वह तेजी से डूबने लगता है। अब अन्ना के पास पानी में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वह पूरी ताकत से तैरती है और आखिरकार सुरक्षित चट्टान तक पहुंच जाती है। अब दोनों
अपनी चोटों की जांच करती हैं। जूली की जांघ में चोट लगी होती है और अन्ना भी अपने पैर में घायल हो जाती है। वे कपड़ों को फाड़कर पट्टी बनाती हैं और घावों पर बांधती हैं। फिर वे सोचती हैं कि यह सब कैसे हुआ। उन्हें एहसास होता है कि व्हेल ज्वार के समय इस लैगून में आ गई थी और भाटा आने पर यहीं फंस गई। उसे लगता है कि वह अब भी कैद में है, इसलिए वह इस क्षेत्र में आने वाले लोगों पर हमला कर रही है। यह समझकर दोनों निराश हो जाती हैं। व्हेल जेट स्की को भी डुबो चुकी होती है, इसलिए अब वे सिर्फ यही उम्मीद कर सकती हैं कि कोई वहां से गुजरे और उन्हें बचा ले। अन्ना सामान चेक करती है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक च्युइंग गम और एक डिब्बा बचा होता है। बाकी सब कुछ खो चुका होता है। आखिर में दोनों वही च्युइंग गम बांटकर खाती हैं। शायद यही उनकी आज की रात का खाना। जूली को एक प्लास्टिक का सील बंद बैग मिल जाता है। वह उसमें हवा भरकर उसका मुंह बंद कर देती है ताकि धूप में रहने पर अंदर की नमी भाप बनकर पानी की बूंदों में बदल जाए। भले ही पानी कम बने, लेकिन इससे शरीर को थोड़ी नमी मिल सकती है। ट्रिश, तुम सच में जीनियस हो, लेकिन इसमें कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे। इसलिए दोनों चट्टान पर सिकुड़कर बैठ जाती हैं, ताकत बचाने और शरीर का तापमान बनाए रखने की कोशिश करती है। जल्द ही शाम हो जाती है। अचानक उन्हें जहाज की आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि दूर एक नाव जा रही है। दोनों जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से कोई उन्हें नहीं सुन पाता और नाव दूर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अन्ना को पानी में एक हाथ तैरता हुआ दिखता है, जिसकी कलाई पर एक टॉर्च बंधी होती है। दोनों हिम्मत करके उसे पानी से निकाल लेती हैं ताकि रात में रोशनी से कोई उन्हें देख सके, लेकिन पूरी रात कोई नहीं आता। आखिरकार प्लास्टिक बैग के अंदर नमी पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिसे वे सावधानी से पी लेती हैं। इससे उनका सूखा गला थोड़ा तर हो जाता है, लेकिन यह काफी नहीं होता। तभी अन्ना को याद आता है कि पहले मिले सीप शायद खाए जा सकते हैं। वह जोखिम लेकर पानी में उतरती है और जल्दी से सीप उठा लाती है। इस दौरान उसके माथे पर चोट लग जाती है, लेकिन वह खाना ले आती है। समस्या ये होती है कि बिना औजार के सीप खुल नहीं रहे। काफी सोचने के बाद अन्ना एक डिब्बा निकालती है। जूली उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वह अन्ना के बॉयफ्रेंड की अस्थियों का डिब्बा होता है। अन्ना पहले एक प्रतिभाशाली सेलो वादक थी, लेकिन एक रात काम करते समय लूटपाट में उसकी सुनने की क्षमता चली गई थी। उसी घटना में उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाते हुए मारा गया था। इस यात्रा का एक मकसद उसकी अस्थियों को समुद्र में बहाना भी था, लेकिन हालात के आगे मजबूर होकर वे उसी डिब्बे से सीप तोड़ती हैं और उसका मांस खा लेती हैं। स्वाद बहुत खराब होता है, लेकिन इससे उनकी जान बचती है। अन्ना अब अस्थियों को यहीं समुद्र में बहाने का फैसला करती है, लेकिन जूली अब अपने मन का बोझ और नहीं सह पाती और सच बता देती है। उस लूट की घटना के पीछे वही थी। पैसों की कमी के कारण उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस रेस्टोरेंट को लूटने की योजना बनाई थी जहां अन्ना काम करती थी। उसे नहीं पता था कि उस दिन अन्ना ड्यूटी बदल लेगी और इसी वजह से यह हादसा हो गया। सच जानकर अन्ना टूट जाती है। वह जूली को माफ नहीं कर पाती और उससे दूर रहने लगती है। हालात बहुत खराब हो चुके होते हैं और जूली समझ जाती है कि अब ज्यादा देर जिंदा रहना मुश्किल है, इसलिए वह खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है ताकि अन्ना को बचने का मौका मिल सके। वह योजना बनाती है कि वह तैरकर उस किनारे तक जाएगी जहां से वे इस इलाके में आए थे और अन्ना बाद में उसका फायदा उठाकर भागेगी। जूली पानी में उतर जाती है। पानी शांत है, लेकिन खतरा छिपा हुआ है। अन्ना को कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसने हियरिंग एड निकाल रखा है। जब उसे पता चलता है कि जूली गायब है, तब तक वह दूर निकल चुकी होती है। अन्ना उसे वापस आने को चिल्लाती है, लेकिन जूली फैसला कर चुकी होती है। तभी डरावनी आवाज गूंजती है और जूली समझ जाती है कि व्हेल ने उसे देख लिया है। वह पूरी ताकत से तैरने लगती है। व्हेल उसका पीछा करती है। अन्ना समझ जाती है कि यह मौका जूली ने अपनी जान देकर दिया है, इसलिए वह भी पानी में कूद जाती है। लेकिन व्हेल अचानक अन्ना की तरफ मुड़ जाती है। अन्ना मजबूर होकर पास की चट्टान पर चढ़ जाती है। इधर जूली किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। दोनों मदद के लिए चिल्लाती हैं और जूली रेत पर SOS भी लिखती है, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता और चला जाता है। यह देखकर जूली पूरी तरह टूट जाती है। वह गुस्से में चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह अभी भी खतरे में है। अचानक उसे नीचे की ओर खींचा जाता है। वह खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जांघ बुरी तरह घायल हो जाती है और कुछ ही देर में खून ज्यादा बह जाने से उसकी मौत हो जाती है। अन्ना यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है। अब वह बिल्कुल अकेली रह जाती है। जिस चट्टान पर वह है वह छोटी है और हिलने की भी जगह नहीं है। वह चुपचाप बैठी रहती है। कुछ देर बाद मौसम खराब हो जाता है। आसमान में बादल छा जाते हैं और बिजली चमकने लगती है, लेकिन अन्ना को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि उसके हियरिंग एड की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। अचानक छाई खामोशी उसे और डरा देती है। वह टॉर्च जलाकर थोड़ा सुरक्षित महसूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी
बंद हो जाती है। अब उसे लगता है कि वह पूरी तरह अकेली रह गई है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अन्ना बारिश का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। इसी दौरान वह देखती है कि वही व्हेल पास में तैर रही है। ध्यान से देखने पर उसकी आंख के पास एक लंबा घाव दिखाई देता है। अपनी हालत को देखकर अन्ना को पहली बार उस व्हेल के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस होती है, लेकिन वह जानती है कि यह दुश्मन है, इसलिए वह हार नहीं मानती। आसमान में बिजली चमक रही होती है और अन्ना को लगता है कि यही सही मौका है। वह हिम्मत जुटाकर पानी में कूद जाती है और पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरने लगती है। इस बार वह सफल हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हेल अपनी दिशा पहचानने के लिए इकोलोकेशन प्रतिध्वनि प्रणाली का इस्तेमाल करती है और तूफान की वजह से बनी आवाजों ने उसकी दिशा पहचानने की क्षमता को प्रभावित कर दिया था। शोर की वजह से व्हेल की इकोलोकेशन प्रणाली गड़बड़ा जाती है। अक्सर व्हेल के किनारे पर फंसकर मरने का कारण भी यही होता है। किसी तरह किनारे पर पहुंची अन्ना अपने साथी के लिए रेत में एक साधारण कब्र बना देती है और फिर बाहर निकलने का तरीका सोचने लगती है। तभी उसे याद आता है कि जूली का फोन वाटरप्रूफ था और खेल शुरू करने से पहले उसे जेट स्की की सीट के नीचे वाले स्टोरेज में रखा गया था, लेकिन अब जेट स्की समुद्र में डूब चुकी होती है। अन्ना फिर से जोखिम उठाकर पानी में उतरती है। सौभाग्य से तूफान अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता, इसलिए वह आसानी से स्टोरेज से बैग निकाल लेती है। बैग में फोन के अलावा एक सेलो का एंड पिन भी होता है, जिसे जूली उसे गिफ्ट देने वाली थी। यह चीज सेलो को स्थिर रखने और बजाने वाले का भार कम करने के काम आती है और इसका मतलब होता है अतीत को छोड़कर नई शुरुआत करना। लेकिन इस समय फोन ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए अन्ना बाकी चीजें फेंक कर फोन से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसे फिर से आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि तूफान खत्म हो चुका है और अब व्हेल फिर से सामान्य हो गई है। पानी में फंसी अन्ना जानती है कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वह आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला करती है। वह पानी के अंदर जाकर नीचे पड़ा एंड पिन उठा लेती है और जैसे ही व्हेल उस पर हमला करती है, वह पूरी ताकत से उसे मार देती है। अन्ना किसी तरह हमले से बच जाती है। व्हेल की एक आंख चली जाती है, लेकिन उसी समय ज्वार आने के कारण लेगून समुद्र से जुड़ जाता है। व्हेल बदला लेने के बजाय तुरंत वहां से निकल जाती है। अन्ना जल्दी से लाइफ जैकेट पकड़कर पानी में तैरते हुए बचाव का इंतजार करने लगती है। यहीं पर कहानी लगभग खत्म हो जाती है। फिल्म की गुणवत्ता कैसी है यह अलग बात है, लेकिन रिलीज से पहले इसका ट्रेलर काफी चर्चा में रहा। निर्माताओं को लगा कि लाल खून दर्शकों के लिए ज्यादा भयानक होगा, इसलिए उन्होंने उसे भूरा रंग दे दिया। इस वजह से डरावने दृश्य भी अजीब और मजाकिया लगने लगे और इंटरनेट पर इसका मजाक उड़ाया गया। हालांकि इस वजह से फिल्म को रिलीज से पहले ही काफी ध्यान मिला। जो लोग सर्वाइवल फिल्मों के शौकीन हैं, उनके लिए यह फिल्म शायद उम्मीदों पर पूरी न उतरे, लेकिन डर के साथ साथ यह इंसान और प्रकृति के रिश्ते पर सोचने के लिए भी मजबूर करती है, जो इसे एक अलग तरह का अनुभव बनाती है। मूवी यही समाप्त।